कस्टम ब्रोकर एग्जाम 2026 MCQ पार्ट 6 CS से WS स्टूडेंट के लिए भी जरूरी हिंदी वर्जन। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 के तहत रीफंड क्लेम फाइल करने की टाइम लिमिट। सही जवाब प्रासंगिक तिथि से 1 वर्ष। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27(1) में प्रावधान है कि संबंधित तारीख से 1 साल खत्म होने से पहले आवेदन कर सकता है। संबंधित तारीख को सेक्शन 27 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, जैसे पेमेंट की तारीख, असेसमेंट का फाइनल होना वगैरह। एग्जाम टिप पहले यह समय 6 महीने था, लेकिन इसे बदलकर 1 साल कर दिया गया है। हमेशा लेटेस्ट कानून याद रखें। Q2 इंपोर्टेड सामान की वैल्यू में क्या शामिल नहीं है? सही जवाब लैंडिंग शुल्क। स्पष्टीकरण वैल्यूएशन कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 14 और कस्टम्स वैल्यूएशन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू का निर्धारण रूल्स 2007 के तहत आता है। शामिल इंपोर्ट की जगह तक ट्रांसपोर्ट का खर्च, आयात स्थान तक बीमा, जहाज विलंब शुल्क, लैंडिंग चार्ज। इससे पहले 1% का काल्पनिक जोड़ किया गया था, अब असल कीमत के आधार पर लागू होता है और लैंडिंग चार्ज अब अलग से शामिल नहीं किए जा सकते। एग्जाम टिप अगर सवाल में अभी लिखा है तो हमेशा 2007 के बाद के वैल्यूएशन नियमों के बारे में सोचें। Q3 जब ड्यूटी निल छूट हो तो B को देरी से पेश करने पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज। सही जवाब 50,000 रुपए। स्पष्टीकरण बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पेपरलेस प्रसंस्करण विनियमन 2018 के अनुसार देरी के लिए चार्ज तय है। जहां छूट की वजह से ड्यूटी देना निल है, वहां ज्यादा से ज्यादा लेट फीस 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। एग्जाम टिप लेट फीस की लिमिट इस बात पर निर्भर करती है कि ड्यूटी देनी है या नहीं। Q4 इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स IQS के तहत इंपोर्टेड सामान के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत। सही जवाब भारतीय मानक ब्यूरो BIS। स्पष्टीकरण BIS अधिनियम 2016 और संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के तहत कुछ नोटिफाइड सामान को इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। विदेशी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को BIS के साथ रजिस्टर होना जरूरी है। CBIC बटा कस्टम्स सिर्फ इंपोर्ट स्टेज पर कंप्लायंस लागू करते हैं। एग्जाम टिप चेन याद रखें। BIS स्टैंडर्ड तय करता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर रजिस्टर करता है, कस्टम लागू करता है। Q5 एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का उद्देश्य आपका चुना हुआ ऑप्शन किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई भी ड्यूटी फ्री इनपुट की अनुमति देना। गलत, क्योंकि एडवांस ऑथराइजेशन यूनिवर्सल नहीं है, यह एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से जुड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट से कनेक्शन होना चाहिए। सही विकल्प एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में फिजिकली शामिल इनपुट के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत देना। यह सही क्यों है? FTP और कस्टम्स एग्जाम लॉजिक के अनुसार एडवांस ऑथराइजेशन इनपुट के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत देता है। इनपुट ये होने चाहिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में फिजिकली शामिल फ्यूल, कैटलिस्ट, तेल वगैरह की भी साइन के अनुसार इजाजत दी जा सकती है। यह एक खास एक्सपोर्ट जिम्मेदारी के लिए जारी किया जाता है। कानूनी आधार एग्जाम रिकॉल के लिए विदेश व्यापार नीति FTP, कस्टम छूट नोटिफिकेशन जैसे 182015 का और सक्सेसर। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? रियायती ड्यूटी दर EPCG जैसी स्कीम पर लागू होती है, एडवांस ऑथराइजेशन पर नहीं। इनमें से कोई नहीं गलत है, क्योंकि एक ऑप्शन साफ तौर पर सही है। Q9 इंपोर्ट पर IGST CIF 10 लाख रुपए दिखाया गया है, लेकिन क्विज का जवाब CIF 1 लाख रुपए के बराबर है। दिया गया CIF 10 लाख रुपए प्रश्नानुसार BCD 10%, SWS BCD का 10%, IGST 18%, सेस 15% दिया गया, लेकिन पूछा नहीं गया। सवाल में सिर्फ IGST पूछा गया है। स्टेप 1 BCD कैलकुलेट करें। BCD CIF का 10%, 10% 10 लाख 1 लाख रुपए। स्टेप 2 SWS कैलकुलेट करें। SWS BCD का 10%, 10% 1 लाख 10,000 रुपए। स्टेप 3 IGST टैक्सेबल बेस इंपोर्ट के लिए IGST आधार CIF प्लस BCD प्लस SWS 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000 11 लाख 10,000 रुपए। चरण 4 IGST 18% 11 लाख 10,000 1 लाख 99,800 रुपए। इसलिए यदि CIF वास्तव में 10 लाख रुपए है तो IGST 1 लाख 99,800 रुपए होना चाहिए। लेकिन आपका क्विज 19,980 रुपए को सही बताता है, जो उसी तरह काम करता है अगर CIF 1 लाख रुपए होता। आधार 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,000 1 लाख 11,000। IGST 1 लाख 11,000 का 18% 19,980 रुपए। निष्कर्ष क्विज का सॉल्यूशन तभी सही है जब CIF 1 लाख रुपए हो। शायद सवाल में टाइपो हो। Q10 पैकेज प्लस पैकेज में मौजूद दूसरे सामान को जब्त करना। कथन जहां किसी पैकेज में इंपोर्ट किया गया कोई भी सामान जब्त किया जा सकता है,
वहां वह पैकेज और उस पैकेज में इंपोर्ट किया गया कोई भी दूसरा सामान जब्त किया जा सकता है। सही, कथन सही है। ये कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 118 पैकेज और उनके सामान को जब्त करना के तहत कॉन्सेप्ट है। Q11 CBIC के तहत सीधे काम करने वाली लैब्स। विकल्प शामिल हैं NABL चेन्नई मेटलर्जिकल लैब, नेशनल मेटलर्जिकल लैब, CRCL। सही, CRCL केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, क्योंकि CRCL CBIC बटा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला सेटअप है। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? एग्जाम के हिसाब से नेबल एक्रेडिटेशन बॉडी CBIC लैब नहीं, नेशनल मेटलर्जिकल लैब CSIR CBIC नहीं, चेन्नई मेट एक लैब CBIC की डायरेक्ट लैब नहीं, जैसा पूछा गया। Q12 जब असली माल ढुलाई और इंश्योरेंस उपलब्ध ना हो, फॉब का परसेंट। सही, फ्रेट फॉब का 20%, इंश्योरेंस फॉब का 1.125%। ये स्टैंडर्ड डीमिंग एडिशन है जिसका इस्तेमाल कस्टम्स वैल्यूएशन में तब किया जाता है जब एक्चुअल्स उपलब्ध नहीं होते हैं। तो CIF FOB प्लस 20% FOB प्लस 1.125% FOB का 121.125%। प्रश्न 13 सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 नियम 10। प्रश्न ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या नहीं जोड़ा जाना चाहिए? सही जवाब बाइंग कमीशन। क्यों? सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के नियम 10 1 ए के अनुसार जोड़ने योग्य पैकिंग का खर्च, ब्रोकरेज खरीद कमीशन को छोड़कर, बिक्री की शर्त के तौर पर दे रॉयल्टी लाइसेंस शुल्क जोड़ने योग्य नहीं। बाइंग कमीशन इंपोर्टर द्वारा अपने एजेंट को खरीद के लिए दिया गया कमीशन। आपकी गलती, पैकिंग की लागत चुनी। पैकिंग लागत नियम 10 1 ए आई के अंतर्गत स्पष्ट रूप से जोड़ने योग्य है। परीक्षा के लिए गोल्डन लाइन, खरीदने का कमीशन ही एकमात्र ऐसा कमीशन है जिसे ट्रांजैक्शन वैल्यू से बाहर रखा जाता है। प्रश्न 15 जी कार्ड धारक पर जुर्माना CBLR 2018। प्रश्न CBLR 2018 के रेगुलेशन 18 के तहत अधिकतम जुर्माना। सही उत्तर 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं। कानूनी स्थिति विनियमन 18(2) CBLR 2018। जी कार्ड धारक जुर्माना 10,000 रुपए। कस्टम ब्रोकर पर 50,000 रुपए बटा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, कार्ड होल्डर पर नहीं। आपकी गलती, चुने गए 50,000 रुपए जो कार्ड होल्डर्स पर लागू नहीं होते हैं। याददाश्त की ट्रिक, जी कार्ड छोटा जुर्माना 10,000 रुपए। Q16 EPCG स्कीम के साथ एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। सवाल, EPCG के तहत एक्सपोर्ट करते समय कौन से फायदे लिए जा सकते हैं? आई एडवांस ऑथराइजेशन, DFII, ड्यूटी ड्रॉबैक। सही उत्तर केवल 3 ड्यूटी ड्रॉबैक। स्पष्टीकरण, EPCG योजना के तहत एडवांस ऑथराइजेशन अनुमति नहीं है, DFIA अनुमति नहीं है, ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड सिर्फ कस्टम ड्यूटी वाले हिस्से पर। आपकी गलती, आपने सिर्फ एडवांस ऑथराइजेशन चुना है। परीक्षा नियम, EPCG को A या DFIA के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन ड्रॉबैक की इजाजत है कुछ हद तक। Q17 बिल ऑफ एंट्री की देरी से प्रस्तुति के लिए दंड की ऊपरी सीमा। सही जवाब हां, उस खास बिल ऑफ एंट्री के संबंध में ड्यूटी देनी होगी। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 46(3)। अगर बिल ऑफ एंट्री तय समय के अंदर पेश नहीं किया जाता है तो उस बिल ऑफ एंट्री पर दे ड्यूटी की रकम तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? नहीं गलत, एक ऊपरी सीमा है। हां, 1 लाख रुपए ऐसी कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं है। इनमें से कोई नहीं गलत। एग्जाम टिप, पेनल्टी सीलिंग ड्यूटी शामिल है, कोई फिक्स्ड रुपए की रकम नहीं। Q18 खाद्य उत्पादों के आयात के लिए न्यूनतम वैध शेल्फ लाइफ। सही जवाब ओरिजिनल शेल्फ लाइफ का 60% या एक्सपायरी से 3 महीने पहले जो भी कम हो। कानूनी आधार, DGFT बटा FS से आयात नीति दिशा निर्देश। खाने की चीजों में ये चीजें होनी चाहिए, कम से कम 60% या एक्सपायरी से कम 3 महीने पहले जो भी कम हो। 50% गलत क्यों है? 50% एक आम ट्रैप ऑप्शन है। DGFT ने साफ तौर पर 60% बताया है, 50% नहीं। स्मरणीय, खाद्य पदार्थ 60 या 3 नियम। प्रश्न 19 बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करते समय अनिवार्य दस्तावेज। सही जवाब चालान पैकिंग सूची और बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46, प्रवेश बिल विनियम। जरूरी डॉक्यूमेंट्स सिर्फ यह है, चालान बटा पैकिंग सूची, परिवहन दस्तावेज BL या AWB। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट सिर्फ तभी जरूरी है जब अधिमान्य शुल्क का दावा, विशिष्ट अधिसूचना लागू होती है, MSDS बटा COA बटा परचेज ऑर्डर बटा LCBOE फाइल करने के लिए जरूरी नहीं है। एग्जाम टिप,
जरूरी कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स। प्रश्न 20, अनंतिम मूल्यांकन के बाद रिफंड के लिए सीमा अवधि। सही जवाब 15 मार्च 2019 फाइनल असेसमेंट की तारीख। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27, 1 साल की रिफंड लिमिट शुरू होती है। फाइनल असेसमेंट की तारीख, प्रोविजनल असेसमेंट नहीं। विचाराधीन मुख्य तथ्य, आयोजन, तारीख, अनंतिम मूल्यांकन 1 जनवरी 2019, अंतिम आकलन 15 मार्च 2019, लिमिटेशन 15 मार्च 2019 से शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया, प्रोविजनल असेसमेंट के दौरान रिफंड लिमिट लागू नहीं हो सकती। Q21, प्रोविजनल असेसमेंट के बाद डिफरेंशियल ड्यूटी पर ब्याज। सही जवाब हाँ, उस महीने के पहले दिन से जिसमें ड्यूटी प्रोविजनली लगाई गई है उसके पेमेंट की तारीख तक। क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 18(3), अगर प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करने पर पेमेंट होने वाली ड्यूटी प्रोविजनल असेस ड्यूटी से ज्यादा है तो इंटरेस्ट देना जरूरी है। ब्याज अवधि, उस महीने की पहली तारीख से जिसमें प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था, वास्तविक भुगतान की तिथि तक। 3 महीने का कॉन्सेप्ट यहां लागू नहीं होता, यानी सेक्शन 28 डिमांड केस के लिए। परीक्षा टेकवे, प्रोविजनल असेसमेंट ब्याज उस महीने की पहली तारीख से शुरू होता है, फाइनल असेसमेंट से नहीं। प्रश्न 22, बैंक गारंटी क्या है? सही जवाब, यह डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी है। स्पष्टीकरण, बैंक गारंटी BG है बैंक द्वारा दी गई वित्तीय गारंटी। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर डिफॉल्ट करता है तो पेमेंट पक्का करता है। यह नहीं है फिक्स डिपॉजिट, इंपोर्टर को दिया गया पैसा। सीमा शुल्क उपयोग, अनंतिम मूल्यांकन, भंडारण, अग्रिम प्राधिकरण, SVB मामले Q23 IGM द्वारा फाइल किया जाता है। सही जवाब कस्टम ब्रोकर, पोत का प्रभारी व्यक्ति। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 30, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट IGM किसके द्वारा फाइल किया जाता है? गाड़ी का इंचार्ज, मास्टर बटा कैप्टन बटा कैरियर। ऑथराइज कस्टम्स ब्रोकर के जरिए फाइल किया जा सकता है। इंपोर्टर IGM फाइल नहीं करता है। परीक्षा नियम, IGM इंपोर्टर का डॉक्यूमेंट, IGM कैरियर बटा वेसल की जिम्मेदारी। Q24 इंपोर्टर द्वारा B का स्टेटस पर ट्रैक किया जा सकता है। सही जवाब आइसगेट साइट। आइसगेट क्यों? आइसगेट भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के लिए इस्तेमाल होता है। B फाइलिंग, B स्थिति ट्रैकिंग, शुल्क भुगतान की स्थिति, OC स्थिति, इस पर नहीं। CBIC साइट, पॉलिसी सर्कुलर, भारत पोर्टल, फिक्सी साइट। Q25 स्टैंडिंग ऑर्डर और पब्लिक फैसिलिटी नोटिस के बीच अंतर। आपका मार्क किया हुआ जवाब, कोई अंतर नहीं। सही उत्तर, स्टैंडिंग ऑर्डर अधिकारियों के लिए है और पब्लिक बटा फैसिलिटी नोटिस ट्रेड के लिए है। एक्सप्लेनेशन एग्जाम के लिए तैयार, दस्तावेज के लिए जारी किए। उद्देश्य स्थायी आदेश SO, विभागीय अधिकारी, आंतरिक प्रशासनिक निर्देश, प्रक्रियाएं, कर्तव्य, सार्वजनिक सूचना PN बटा सुविधा सूचना FN, व्यापार बटा CHA बटा आयातक बटा निर्यातक, ट्रेड को प्रोसेस, सुविधाओं, जरूरतों के बारे में जानकारी दे। याद रखने वाली मुख्य बात, स्टैंडिंग ऑर्डर इंटरनल ऑफिसर, पब्लिक बटा फैसिलिटी नोटिस एक्सटर्नल ट्रेड। इस अंतर को अक्सर CBLE में टेस्ट किया जाता है। Q26 क्या जब्त किए गए सामान को फैसले के इंतजार में प्रोविजनली रिलीज किया जा सकता है? आपका मार्क किया हुआ जवाब, हां, अगर जब्त करने वाला अधिकारी ऐसा सोचता है। सही उत्तर हां, सिक्योरिटी के साथ बॉन्ड लेने और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करने पर। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110। सही कानूनी स्थिति, प्रोविजन रिलीज जब्त करने वाले अधिकारी की मर्जी पर नहीं हो सकती। इसकी अनुमति केवल न्यायाधिकरण द्वारा दी जाती है। का विषय है गहरा संबंध, सुरक्षा, लगाई गई शर्तें, परीक्षा पॉइंटर, कोई भी ऑप्शन जिसमें बताया गया हो। जब्त करने वाले अधिकारी को ऐसा लगता है, आयातकर्ता ऐसा चाहता है, अपने आप गलत है। प्रश्न 29 हिरासत में रहते हुए भारी बारिश बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सामान। सही जवाब सही अधिकारी नुकसान के लिए ड्यूटी में छूट दे सकता है। क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 22 के अंतर्गत आता है। अगर इंपोर्टेड सामान खराब हो गया है या खराब हो गया है घरेलू खपत के लिए मंजूरी से पहले, कस्टम्स कंट्रोल बटा कस्टोडियन के अधीन रहते हुए, फिर कम हुई कीमत पर ड्यूटी लगेगी, छूट की इजाजत है। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु, कस्टोडियन पर कोई गलती आधारित देयता नहीं। सिर्फ इसलिए कि सामान इंपोर्ट किया गया था कोई पूरी ड्यूटी नहीं देनी होगी।
प्रश्न 30, जब निर्यात के समय माल की पहचान नहीं की जा सकती तो धारा 74 के तहत वापसी। सही जवाब नहीं। क्यों? सेक्शन 74 में वापसी की इजाजत तभी दी जाती है जब सामान की पहचान हो जाती है। पहचान इनसे मेल खानी चाहिए। दस्तावेज आयात करें। सीरियल नंबर बटा निशान बटा विवरण। एक्सपोर्ट के समय सामान की पहचान नहीं हो पाती है। दोष स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा जाल। सही रिकॉर्ड या शिपिंग बिल काफी नहीं है। फिजिकल या डॉक्यूमेंट्री पहचान जरूरी है। प्रश्न 31, कस्टम ब्रोकर लाइसेंस की वैधता CBLR 2018। सही जवाब इस इश्यू की कोई एक्सपायरी नहीं है। क्यों? विनियमन 7 CBLR 2018। लाइसेंस परमानेंट होता है। सस्पेंड या रद्द होने तक जारी रहेगा। मेमोरी के लिए कंट्रास्ट 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, कोई वार्षिक नवीनीकरण नहीं। सिर्फ कार्ड बटा कार्ड की वैलिडिटी शर्तें होती है, लाइसेंस की नहीं। Q.32 हाई सीज सेल वैल्यूएशन। सही जवाब 1.5 लाख रुपए। क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के तहत ट्रांजैक्शन वैल्यू इंपोर्ट से पहले आखिरी सेल वैल्यू। हाई सीज सेल एक वैलिड कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। नियम, कस्टम ड्यूटी उस कीमत पर लगती है जिस पर सामान समुद्र में बेचा जाता है, न कि ओरिजिनल इंपोर्ट कीमत पर। इसलिए आयात मूल्य 1 लाख रुपए। हाई सीज सेल वैल्यू 1,50,000 रुपए। प्रश्न 34, भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात योजना MEIS। सही जवाब निर्यात पुरस्कार योजना। क्यों? मेज को विदेश व्यापार नीति FTP 2015 से 20 के तहत पेश किया गया था। यह एक्सपोर्ट के लिए रिवॉर्ड के तौर पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स देता है। यह रिवॉर्ड एक्सपोर्ट की फॉप वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर दिया जाता है। इन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल पेमेंट के लिए किया जा सकता है। मूल सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर पहले। यह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्कीम का मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर इंपोर्ट कम करना है। मेज इंपोर्ट की जगह नहीं लेता, यह एक्सपोर्ट को रिवॉर्ड देता है। परीक्षा टिप, मेज बटा रोडी टिप बटा रो CTL एक्सपोर्ट इंसेंटिव बटा रिवॉर्ड स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन बटा EPCG इंपोर्ट सुविधा योजनाएं। प्रश्न 35, स्वमूल्यांकन के विपरीत पुनर्मूल्यांकन। सही जवाब या तो इंपोर्टर को रीअसेसमेंट लिखकर मानना होगा या डिपार्टमेंट को 15 दिनों के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होगा। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17, CBIC परिपत्र संख्या 46/2017 सीमा शुल्क। सही कानूनी स्थिति, कब इंपोर्टर सेल्फ असेसमेंट करता है और सही अधिकारी रीअसेसमेंट करता है जो इंपोर्टर को मंजूर नहीं है, तब इंपोर्टर लिखित में रीअसेसमेंट स्वीकार कर सकता है, या अगर इंपोर्टर इसे स्वीकार नहीं करता है तो ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा। आपका मार्क किया गया ऑप्शन गलत क्यों था? इंपोर्टर द्वारा किया गया सेल्फ असेसमेंट मान्य होगा। यह गलत है क्योंकि कस्टम्स के पास रीअसेस करने की कानूनी शक्ति है। एग्जाम ट्रिक, जब भी आप रीअसेसमेंट प्लस डिसमेंट देखें तो याद रखें 15 दिनों के अंदर ऑर्डर देना जरूरी है। प्रश्न 38, नए वायवीय रबर टायर को किस अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर अध्याय 40। क्यों? चैप्टर 40 में रबर और उससे बनी चीजों के बारे में बताया गया है। HSN 4011 में खास तौर पर यह शामिल है। रबर के नए न्यूमेटिक टायर। चैप्टर 59 गलत क्यों है? चैप्टर 59 इंप्रेग्नेट बटा कोटेड टेक्सटाइल फैब्रिक। टायर रबर के बने होते हैं, टेक्सटाइल फैब्रिक के नहीं। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? चैप्टर 68 पत्थर, सीमेंट, एस्बेस्टस, माइका से बनी चीजें। चैप्टर 19 अनाज, आटा, स्टार्च, खाद्य पदार्थ, बनाना। एग्जाम टिप, जब भी आप रबर टायर देखें तो तुरंत चैप्टर 40 के बारे में सोचें। Q39 कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती और चलाती है? सही उत्तर ड्यूटी ड्रॉबैक। स्पष्टीकरण, शुल्क वापसी योजना, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत तैयार। वित्त मंत्रालय CBIC द्वारा प्रशासित। एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का रिफंड। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? योजना, मंत्रालय, DEPB, वाणिज्य मंत्रालय, EPCG, वाणिज्य मंत्रालय, DFIA, वाणिज्य मंत्रालय। परीक्षा के लिए गोल्डन रूल, कस्टम्स एक्ट बटा ड्रॉबैक से जुड़ी कोई भी स्कीम वित्त मंत्रालय। प्रश्न 40, CBLR 2018 के तहत कस्टम ब्रोकर को दिया गया लाइसेंस। आय, किसी ब्रोकर को बेचा गया। टू, किसी दूसरे ब्रोकर को ट्रांसफर किया गया। सही उत्तर आय और टू में से कोई नहीं। स्पष्टीकरण, CBLR 2018 के विनियमन 7 और 8 के अनुसार एक सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस व्यक्तिगत और गैर स्थानांतरणीय है।
बेचा नहीं जा सकता। ट्रांसफर, असाइन या विरासत में नहीं दिया जा सकता। मौत या फर्म रिकंस्टिट्यूशन के मामले में भी नए अप्रूवल बटा लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। परीक्षा टिप: सीबी लाइसेंस व्यक्तिगत, हस्तांतरणीय, गैर बिक्री योग्य है। यह पंक्ति याद रखें। Q41 किसी भी सामान से जुड़ी जांच में शामिल है। विकल्प: केवल माप, केवल वजन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए और बी दोनों। कानूनी आधार: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17 और धारा 18, धारा 2 34 परीक्षा में शामिल है। माप, तोल, परीक्षण, निरीक्षण। चूंकि माप और वजन दोनों परीक्षा का हिस्सा है, इसलिए ए और बी दोनों सही है। Q42 इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट के लिए ड्रॉबैक के तौर पर ड्यूटी का अधिकतम परसेंटेज क्या है? विकल्प: 95%, 97%, 98%, 100%। सही उत्तर 98%। कानूनी आधार: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 74। जब इंपोर्टेड सामान को बिना इस्तेमाल किए या बहुत कम इस्तेमाल के साथ दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है, मैक्सिमम ड्रॉबैक अलाउड पेमेंट की गई इंपोर्ट ड्यूटी का 98%, बाकी 2% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए रखा जाता है। परीक्षा के लिए स्मरणीय: धारा 74 पुनः निर्यात 98%। प्रश्न 44 आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण। सवाल: इंपोर्टेड सामान के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा जरूरी नहीं है? सही जवाब: विदेश व्यापार नीति। स्पष्टीकरण: कस्टम्स टैरिफ के तहत सामान का क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है: अनुभाग नोट्स, अध्याय नोट्स, HSN व्याख्यात्मक नोट्स, प्रेरक मूल्य। विदेश व्यापार नीति FTP इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड, फ्री वगैरह से जुड़ा है। यह टैरिफ क्लासिफिकेशन तय नहीं करता है। परीक्षा टिप: क्लासिफिकेशन कस्टम्स टैरिफ एक्ट और HSN पॉलिसी दोनों को कभी मिक्स न करें। प्रश्न 45 अपराधों के शमन का अधिकार। सवाल: कस्टम्स एक्ट के तहत अपराधों की कंपाउंडिंग का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर: प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। कानूनी आधार: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 137(3) प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बटा चीफ कमिश्नर को सौंपी गई पावर। CBIC सिर्फ निर्देश जारी करता है, वो खुद अपराधों को कम नहीं करता। CBIC गलत क्यों है? CBIC नीति और प्रशासन, कोई प्रत्यक्ष संयोजन शक्ति नहीं। परीक्षा टिप: कंपाउंडिंग सीनियर फील्ड अथॉरिटी CBIC बटा केंद्र सरकार नहीं, जब तक खास तौर पर बताया न गया हो। प्रश्न 46 हवाई आयात के लिए समुद्री माल ढुलाई। सवाल: एक्स वर्क्स वैल्यू 90,000 रुपए इनलैंड फ्रेट, 10,000 रुपए ओशन फ्रेट, 50,000 रुपए इंपोर्ट हवाई जहाज से है। ओशन फ्रेट कितना जोड़ना है? सही उत्तर 20,000 रुपए। नियम लागू: सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 का नियम 10(2) हवाई मार्ग से आयात के लिए भाड़ा फॉब मूल्य के 20% तक सीमित। फॉब 90,000 रुपए, 90,000 रुपए का 20% 18,000 रुपए, लेकिन निकटतम विकल्प दिया गया 20,000 रुपए। हवाई आयात के लिए वास्तविक समुद्री भाड़ा 50,000 रुपए को नजरअंदाज किया गया। गोल्डन एग्जाम रूल: समुद्री आयात वास्तविक भाड़ा, एयर इंपोर्ट फॉब का अधिकतम 20%। Q48 वेयरहाउस में रखे सामान पर ब्याज 4 महीने बाद चुकाया गया। सवाल: सार: सामान इंपोर्ट किया गया कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के तहत वेयरहाउस किया गया, 4 महीने बाद क्लियर किया गया। क्या ड्यूटी पर ब्याज देना होगा? सही जवाब: हां, माल के वेयरहाउसिंग से 90 दिनों के बाद की अवधि के लिए। कानूनी प्रावधान: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61(2) सामान को 90 दिनों तक बिना ब्याज के वेयरहाउस में रखा जा सकता है। अगर सामान 90 दिनों से ज्यादा रहता है तो ब्याज देना होगा। 91वें दिन से लेकर क्लियरेंस की तारीख तक की जाती है। हां, सरल, गलत क्यों है? एक्ट में यह नहीं कहा गया है कि पूरे वेयरहाउसिंग पीरियड के लिए ब्याज देना होगा। ब्याज केवल 90 दिनों की फ्री अवधि के बाद लागू होता है। एग्जाम टिप: जब भी आप वेयरहाउसिंग प्लस टाइम पीरियड देखें तो तुरंत सेक्शन 61 90 दिन, उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में सोचें। Q50 एक्सपोर्ट ड्यूटी की दर कौन सी तारीख जरूरी है? दिए गए तथ्य। आयोजन, तारीख, शिपिंग बिल प्रस्तुत किया गया 15 मार्च 2019, लियो प्रदान किया गया 20 मार्च 2019, निर्यातित माल 25 मार्च 2019, निर्यात शुल्क दर 15 मार्च 2019 को 10%, दर बदलकर 17 मार्च 2019 से 12%। सही जवाब 12%, 0.12। कानूनी प्रावधान: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 16(1) ए
एक्सपोर्ट के लिए भेजे गए एक्सपोर्ट सामान पर। लागू ड्यूटी रेट वो रेट है जो लियो देने की तारीख को लागू था। इस मामले में आवेदन सिंह राशि की तारीख 20 मार्च 2019। 20 मार्च 2019 को एक्सपोर्ट ड्यूटी 12%, इसलिए 10% नहीं बल्कि 12% लागू होता है। 10% गलत क्यों है? शिपिंग बिल की तारीख अप्रासंगिक है, एक्सपोर्ट की तारीख अप्रासंगिक है, सिंह राशि की तारीख निर्णायक है। एग्जाम टिप, एक्सपोर्ट के लिए हमेशा गोल्डन रूल याद रखें। ड्यूटी की दर लियो की तारीख। प्रश्न 51, सीबीएलआर 2018 के रेगुलेशन 6 के तहत अनुमति प्राप्त प्रयास। सही जवाब 6 प्रयास। कानूनी आधार सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन 2018 का विनियमन 6(1). जो व्यक्ति लिखित परीक्षा पास कर लेता है उसे मौखिक परीक्षा और पूरे परीक्षा ढांचे को पास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 मौके मिलते हैं। आज 3 प्रयास गलत है। Q52, क्या बिना बताए इंपोर्ट किए गए सामान के लिए कस्टम ब्रोकर को पेनल्टी दी जा सकती है? सही जवाब हाँ, सिर्फ तभी जब वो किसी ऐसे काम को करने या न करने में मदद करता या उकसाता हुआ पाया जाए जिससे ऐसा सामान जब्त किया जा सकता है। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 112। पेनल्टी तभी लागू होती है जब मेंसरी मदद करना बटा उकसाना बटा जानकारी साबित हो। कस्टम ब्रोकर इंपोर्टर की गलती के लिए अपने आप जिम्मेदार नहीं होता है। यह एक क्लासिक परीक्षा जाल है, दायित्व सशर्त है, निरपेक्ष नहीं। Q53, जब्त किए गए सामान के लिए नोटिस जारी करने की 6 महीने की अवधि कौन बढ़ा सकता है? सही जवाब प्रधान आयुक्त बटा सीमा शुल्क आयुक्त। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110(2). अगर 6 महीने के अंदर SCN जारी नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ही दे सकते हैं। एडिशनल बटा जॉइंट बटा असिस्टेंट कमिश्नर के पास कोई पावर नहीं है। CBLE एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। Q54, असेसमेंट के बाद ड्यूटी पेमेंट में देरी होने पर देय ब्याज दर। सही जवाब 15% प्रतिवर्ष 0.15। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2। ब्याज की सूचना इस प्रकार है। अधिसूचना संख्या 332016 सीमा शुल्क NT। वर्तमान लागू दर 15% प्रतिवर्ष। 13% गलत है, 15% नोटिफाइड स्टैट्यूटरी रेट है। प्रश्न 55, गलत उत्तर चुना गया। सवाल, इंपोर्टर का सामान वेयरहाउस में रखा जाता है और एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री 90 दिनों के बाद, लेकिन 1 साल से पहले फाइल किया जाता है। सही उत्तर, सामान सिर्फ लागू ब्याज के साथ ड्यूटी का पेमेंट करने पर ही क्लियर किया जा सकता है। कानूनी तर्क, प्रासंगिक प्रावधान धारा 61 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सामान्य सामान के लिए वेयरहाउसिंग अवधि 1 साल। धारा 47 को धारा 61(2) के साथ पढ़े। अगर सामान 90 दिनों के बाद क्लियर किया जाता है तो ड्यूटी पर ब्याज देना होगा। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? ड्यूटी का पेमेंट किए बिना क्लियर किया गया इम्पॉसिबल। बिना ड्यूटी के कमिश्नर की इजाजत से रिहा किया गया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मालिक को रिलीज किया गया ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट के बिना ऑटोमेटिक रिलीज नहीं। परीक्षा टेकवे 90 दिनों के बाद लेकिन 1 साल के अंदर ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट जरूरी। प्रश्न 58, गलत उत्तर चुना गया। सवाल, क्या बिल ऑफ एंट्री में इंपोर्ट कंसाइनमेंट की पार्ट डिलीवरी मुमकिन है? सही उत्तर हाँ, कुछ खास हालात में, जैसे कुछ कंटेनर न मिलना वगैरह। कानूनी तर्क, धारा 46 और 47 सीमा शुल्क अधिनियम। CBIC मैनुअल और सार्वजनिक सूचनाएं। पार्शियल डिलीवरी की इजाजत तब दी जाती है जब कुछ कंटेनर नहीं पहुंचे, छोटी लैंडिंग, विभाजित शिपमेंट, क्षतिग्रस्त बटा रोके गए पैकेज। एक बार में पूरा कंसाइनमेंट गलत क्यों है? कस्टम कानून पार्ट डिलीवरी पर रोक नहीं लगाता है। प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक्स की हकीकत को कस्टम्स ने पहचाना है। परीक्षा टेकवे, पार्ट डिलीवरी एक्सेप्शन बेस्ट है, इंपोर्टर की फ्री चॉइस नहीं है। प्रश्न 60, समय सीमा के भीतर बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत न करना। सवाल, अगर कोई इंपोर्टर तय समय में बिल ऑफ एंट्री पेश नहीं करता है तो क्या होगा? सही जवाब स्क्रीनशॉट के अनुसार पहले 3 दिनों के लिए हर दिन 5,000 रुपए और चौथे दिन से 10,000 रुपए का जुर्माना। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 46(3) संशोधित। प्रावधान में कहा गया है, अगर BOE तय समय के अंदर फाइल नहीं किया जाता है तो लेट फीस है। पहले 3 दिनों के लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन, चौथे दिन से 10,000 रुपए प्रतिदिन। मैक्सिमम केप के अधीन जैसा बताया गया है। आपका चुना हुआ ऑप्शन गलत क्यों था? आपने चुना हर दिन 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यह अधूरा है क्योंकि कानून में साफ तौर पर 2 स्लैब 5,000 रुपए फिर 10,000 रुपए दिए गए हैं। एग्जाम टिप, जब भी आप BOE में देरी देखें तो 2 स्टेज पेनल्टी के बारे में सोचें।
प्रश्न 62, आयातित खाद्य पदार्थों को एफएसएसआई को क्यों भेजा जाता है? सवाल, इंपोर्टेड खाने की चीजों को एफएसएसआई अधिकारियों के पास क्यों भेजा जाता है? सही उत्तर, यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। कानूनी आधार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। एफएसएसआई इसके लिए सक्षम अथॉरिटी है। सुरक्षा, गुणवत्ता, मानकों, मानव उपभोग के लिए उपयुक्तता। आपका चुना हुआ ऑप्शन गलत क्यों था? आपने चुना, यह सभी रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए सुपरवाइजिंग बॉडी है। वो फंक्शन इससे संबंधित है। एईआरबी, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। डीएई, एफएसएसआई नहीं। परीक्षा मैपिंग शॉर्टकट, खाद्य पदार्थ एफएसएसआई, रेडियोधर्मी पदार्थ एईआरबी, वुड पैकेजिंग प्लांट क्वारंटीन, प्रदूषण सीपीसीबी बटा एसपीसीबी। क्यू 64, कस्टम्स के सामने घोषणाओं पर साइन करने का अधिकार। सवाल, क्या कस्टम ब्रोकर के कर्मचारियों को फॉर्म एफ, जी और एच के तहत जारी फोटो पहचान पत्र कस्टम के सामने फाइल किए गए डिक्लेरेशन पर साइन करने का अधिकार है? सही उत्तर, नहीं, सिर्फ एफजी ही ऑथराइज्ड है। कानूनी आधार, सीबीएलआर 2018, विनियमन 6(2) के तहत फॉर्म एफ, जी और एच के साथ पढ़े। रूप, कौन? अधिकार, एफ, हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर्मचारी, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जी, कर्मचारी को साइन करने और लेन देन करने का अधिकार है, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। एच, कर्मचारी सिर्फ क्लर्क सहायक काम के लिए, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। परीक्षा के लिए मुख्य बातें, फॉर्म एच होल्डर्स को कस्टम्स के सामने किसी भी डिक्लेरेशन पर साइन करने का अधिकार नहीं है। क्यू 65, कम भुगतान वाली वापसी। प्रश्न, यदि निर्यातक को पता चलता है कि भुगतान की गई वापसी की राशि देय राशि से कम है तो वह? सही उत्तर, सप्लीमेंट्री ड्रॉबैक क्लेम फाइल कर सकते हैं। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 के अनुसार वापसी नियमों के साथ। अगर ड्रॉबैक का पेमेंट कम हो जाता है तो इसकी वजह यह है: लिपिकीय त्रुटि, गणना की गलती, दर ब्रांड दर समस्या। एक्सपोर्टर को तय समय के अंदर सप्लीमेंट्री ड्रॉबैक क्लेम फाइल करने की इजाजत है। सिर्फ विरोध पत्र काफी नहीं है, अंतर जब्त नहीं किया जाता। प्रश्न 71, बिल ऑफ एंट्री को देर से पेश करने पर जुर्माना, क्या इसे माफ किया जा सकता है? सही जवाब, हां, अगर सही अधिकारी को लगता है कि देरी के लिए काफी कारण था। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 46(3). देर से फाइल करने पर फीस लगती है, लेकिन शर्त यह है कि अगर काफी असली वजह से है और उचित अधिकारी संतुष्ट है। इसलिए सभी मामलों में पेनल्टी जरूरी नहीं है। प्रश्न 72, एफएसएसआई एनओसी के बिना माल का भंडारण। सही जवाब, हां, लेकिन सामान की एक्सबॉन्डिंग से पहले एफएसएसआई से एनओसी लेना जरूरी है। व्यावहारिक सीमा शुल्क स्थिति, वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री को एफएसएस एनओसी के बिना फाइल किया जा सकता है। घर पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी से पहले एफएसएसआई की मंजूरी जरूरी है। एनओसी के बिना सामान को एक्सबॉन्ड नहीं किया जा सकता। पीजीए, भाग लेने वाली सरकारी एजेंसियों पर सीबीआईसी के निर्देशों द्वारा समर्थित। प्रश्न 73, इंपोर्ट पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? सही जवाब, आईजीएसटी। क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3(7) इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है। इस तरह सीजीएसटी लागू नहीं, एसजीएसटी लागू नहीं, आईजीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी इंपोर्ट के समय कस्टम्स द्वारा इकट्ठा किया जाता है। प्रश्न 74, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील। सही जवाब, आयुक्त, अपील। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 128। पहली अपील कमिश्नर अपील के पास तब होती है जब ऑर्डर पास किया जाता है। सहायक आयुक्त, उपायुक्त, चीफ कमिश्नर अपील अथॉरिटी नहीं। सेस्टैट दूसरा अपील स्टेज। प्रश्न 76, निर्यात आय की प्राप्ति की समय सीमा। प्रश्न, एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई की वसूली की समय सीमा के तहत द्वारा तय की जाती है। सही उत्तर, आरबीआई फेमा 1999। क्यों? फेमा 1999 का सेक्शन 8 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को वापस लाने और उसे वापस लाने का समय तय करने का अधिकार देता है। आरबीआई इसे गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट पर मास्टर डायरेक्शन के जरिए जारी करता है। कस्टम्स एक्ट 1962 का रियलाइजेशन पीरियड तय करने में कोई रोल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एफटीपी सिर्फ पॉलिसी इंसेंटिव देता है, रियलाइजेशन टाइमलाइन नहीं। परीक्षा टिप, एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई फेमा प्लस आरबीआई हमेशा। प्रश्न 77, ऑडिट टीम को सहायता सीमा शुल्क ऑडिट विनियम 2018। सवाल, किस प्रोविजन के तहत ऑडिटी को ऑडिट के दौरान अधिकारियों की मदद करनी होती है और उन्हें रोकना नहीं होता? सही उत्तर,
नियम 3(2) कानूनी पाठ सार। सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियमन 2018 के नियम 3(2) के अनुसार लेखा परीक्षित को सही अधिकारी और ऑडिट टीम को मदद दें। अधिकारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से मना नहीं करना या बाधा नहीं डालना। नियम 4(1) लेखा परीक्षा के तरीके से संबंधित है, सहयोग दायित्व से नहीं। परीक्षा टिप। सहयोग करने का कर्तव्य नियम 3(2) प्रश्न 78 आयातकर्ता की परिभाषा सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सवाल, इंपोर्टर में शामिल है आई बेनिफिशियल ओनर 2, सामान का ओनर 3, कोई भी व्यक्ति जो खुद को इंपोर्टर बताता है। सही उत्तर सभी आई 2 और 3। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(26)। आयातक का मतलब है मालिक, लाभकारी स्वामी। इंपोर्ट और क्लियरेंस के बीच किसी भी समय खुद को इंपोर्टर बताता है। केवल एक का चयन करना गलत है क्योंकि परिभाषा समावेशी है। परीक्षा टिप। इंपोर्टर मालिक प्लस बेनिफिशियल मालिक प्लस डिक्लेरेंट। प्रश्न 79 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 59 के अंतर्गत वस्तुओं की बॉन्डिंग। सही उत्तर किसी तय जगह पर सामान का स्टोरेज जिस पर लागू ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया गया हो। क्यों? कानूनी वजह। सेक्शन 59 बॉन्ड के एग्जीक्यूशन से जुड़ा है, जब इंपोर्टेड सामान को बिना ड्यूटी दिए वेयरहाउस में जमा करने की इजाजत दी जाती है। बाद में देने वाली ड्यूटी की रकम को सुरक्षित करने के लिए बॉन्ड भरा जाता है। बॉन्डेड सामान तब तक कस्टम कंट्रोल में रहता है जब तक एक्स बॉन्ड क्लियरेंस के समय ड्यूटी का पेमेंट नहीं हो जाता। मुख्य बातें परीक्षा के लिए। बॉन्डिंग ड्यूटी पेड, बॉन्डिंग ड्यूटी डेफर्ड। माल का भंडारण जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया है यह बंधन नहीं है, यह घरेलू उपभोग बटा शुल्क भुगतान किया गया माल है। Q.82 शुल्क भुगतान पर ब्याज देयता RMS सुगम बिल ऑफ एंट्री। प्रश्न सारांश। बीओई ने 15 मार्च 2019 को फाइल किया। RMS सुविधा, कोई असेसमेंट और कोई परीक्षा नहीं। पूछें, ब्याज से बचने के लिए ड्यूटी कब तक चुकानी चाहिए? सही उत्तर 15 मार्च 2019 को। कानूनी आधार धारा 47 और धारा 47(2) सीमा शुल्क अधिनियम। RMS से मदद वाले मामलों में सेल्फ असेसमेंट तुरंत फाइनल हो जाता है। मूल्यांकन परीक्षा के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं। बिल ऑफ एंट्री पेश करने के उसी दिन ड्यूटी देनी होगी। आपका चुना हुआ जवाब 17 मार्च 2019 गलत क्यों है? 2 दिन बटा अगले वर्किंग डे का कॉन्सेप्ट सिर्फ वही लागू होता है जहां असेसमेंट पेंडिंग हो। यहां RMS सुविधा के कारण मूल्यांकन तुरंत हो जाता है, इसलिए अगर उसी दिन ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया जाता है तो ब्याज तुरंत शुरू हो जाता है। याद रखने के लिए परीक्षा नियम। RMS उसी दिन ड्यूटी पेमेंट जरूरी है। Q.83 कस्टम डिपार्टमेंट वेयरहाउसिंग के लिए बॉन्ड क्यों मांगता है? आपका जवाब लागू शुल्क वसूलने के लिए। सही जवाब लागू शुल्क सुरक्षित करने के लिए। स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा। जब सामान कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 59 के तहत वेयरहाउस में रखा जाता है तो ड्यूटी तुरंत नहीं ली जाती। बॉन्ड सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है, असल कलेक्शन के लिए नहीं। कस्टम्स यह सुनिश्चित करता है कि ड्यूटी तब दी जाएगी जब सामान एक्स बॉन्डेड होगा या वैसे सामान का सही हिसाब किताब रखा जाता है। मुख्य परीक्षा अंतर। ड्यूटी जमा करें एक्स बॉन्ड क्लियरेंस पर होता है। सिक्योर ड्यूटी वेयरहाउस बॉन्ड का मकसद आता लागू शुल्क को सुरक्षित करना सही है। प्रश्न 84 वस्तुओं के आयात पर लगाए जाने वाले सामाजिक कल्याण अधिभार एंग्लोस की दर क्या है? आपका जवाब कर योग्य मूल्य का 10%। सही जवाब मूल सीमा शुल्क BCD का 10%। स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम 2018 की धारा 110 के अनुसार SWS सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पर लगाया जाता है। यह कर योग्य मूल्य पर नहीं लगाया जाता है। यह CIF वैल्यू पर नहीं लगाया जाता है। इस पर IGST नहीं लगता है। फॉर्मूला SWS 10% मूल सीमा शुल्क, इसलिए BCD का 10% कानूनी रूप से सही उत्तर है। प्रश्न 85 क्या आयातक को अनिवार्य रूप से कस्टम ब्रोकर की सेवाएं लेनी होंगी? आपका जवाब हां, कस्टम्स एक्ट के अनुसार। सही जवाब नहीं, इंपोर्टर खुद भी कंसाइनमेंट क्लियर कर सकता है। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 146 कस्टम्स ब्रोकर्स को अनुमति देता है, लेकिन यह अनिवार्य नियुक्ति को अनिवार्य नहीं करता है। इंपोर्टर बटा एक्सपोर्टर ये कर सकते हैं। खुद से बिल ऑफ एंट्री बटा शिपिंग बिल फाइल करें। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के साथ आइस गेट का इस्तेमाल करें। कस्टम्स ब्रोकर ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। इसलिए सेल्फ क्लियरेंस कानूनी तौर पर इजाजत है, जिससे सही ऑप्शन बनता है। नहीं, इंपोर्टर खुद भी कंसाइनमेंट क्लियर कर सकता है। प्रश्न 86 आपने सही उत्तर दिया। केवल सुदृढ़ीकरण के लिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के लिए एक्सचेंज रेट वेयरहाउस बी की प्रस्तुति की तिथि पर दर। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 को धारा 15 के साथ पढ़ें।
प्रश्न 87 शुल्क की दर, एडवांस बिल ऑफ एंट्री। तथ्य, एडवांस भी फाइल किया गया 27 अक्टूबर 2017। एंट्री इनवर्ड्स, वैसल 2 नवंबर 2017। सही जवाब 2 नवंबर 2017 तक ड्यूटी की दर। क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15(1)(a) के अनुसार घर पर इस्तेमाल के लिए लाया गया है तो ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन का रेट जहाज के अंदर आने की तारीख को लागू रेट होगा। भले ही एडवांस भी पहले फाइल किया गया हो, लेकिन इसे एंट्री इनवर्ड की तारीख को ही पेश किया हुआ माना जाता है। मुख्य सिद्धांत, एडवांस भी ड्यूटी की दर को स्थिर नहीं करता है। Q.88 स्विफ्ट व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस। दिए गए कथन, एक ही जगह पर ऑनलाइन क्लियरेंस डॉक्यूमेंट जमा करना, विभिन्न एजेंसियों से ऑनलाइन नियामक अनुमतियां, इंटरफेस, रहने का समय और बिजनेस करने की लागत में कमी। सही जवाब सभी आए 2 और 3। क्यों? स्विफ्ट को इसलिए लागू किया गया था। कस्टम्स प्लस पीजीएस, एफएसएसएआई, एक्यूसीएस, ड्रग कंट्रोलर वगैरह को इंटीग्रेट करें, एकल इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन प्रदान करें, मैनुअल इंटरैक्शन, देरी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करें। यह सीबीआईसी स्विफ्ट सर्कुलर और ट्रेड फैसिलिटेशन पॉलिसी में साफ तौर पर कहा गया है। प्रश्न 90 जब्ती बटा दंड से पहले के सिद्धांत। कानूनी प्रावधान, धारा 124 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। जब्त करने या पेनल्टी से पहले जरूरी शर्तें, कारण बताओ नोटिस और कारण बताओ नोटिस, लिखित प्रतिनिधित्व करने का अवसर, सुनवाई का अवसर, व्यक्तिगत सुनवाई। सही जवाब आए 2 और 3। आपका जवाब सिर्फ मैं गलत क्यों है? सेक्शन 124 में साफ तौर पर तीनों सेफगार्ड जरूरी है। पर्सनल हियरिंग एक कानूनी अधिकार है, ऑप्शनल नहीं। इनके बिना पास किया गया कोई भी ऑर्डर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का उल्लंघन है। प्रश्न 91 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 74 के अंतर्गत पुनर्निर्यात। सवाल, सेक्शन 74 के तहत री एक्सपोर्ट के लिए सामान की पहचान इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसकी संतुष्टि के लिए तय करनी होती है? सही जवाब सहायक बटा उप आयुक्त सीमा शुल्क। स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 74 इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट पर ड्रॉबैक से जुड़ा है। सामान की पहचान एक कानूनी संतुष्टि है, न कि सिर्फ असेसमेंट या जांच। कानून और प्रैक्टिस के अनुसार असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर सही अधिकारी है जिसे यह अधिकार है। पहचान सत्यापित करें। स्वीकृति वापसी, असेसिंग ऑफिसर बटा एग्जामिनर सिर्फ इस प्रोसेस में मदद करते हैं। एग्जाम टिप, जब भी कोई सवाल कस्टम्स एक्ट के तहत सेटिस्फैक्शन ऑफ का जिक्र करे तो आओ नहीं, ACDC सोचें। प्रश्न 92 कोयले का वर्गीकरण। सवाल, कोयले को किस चैप्टर के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है? सही जवाब अध्याय 27। स्पष्टीकरण, चैप्टर 27 में शामिल है खनिज ईंधन, कोयला, लिग्नाइट, कोक, पेट्रोलियम उत्पाद। अध्याय कवर 27 कोयला, खनिज ईंधन। 12 तिलहन। 84 मशीनरी। 93 हथियार और गोला बारूद। चैप्टर 93 भी इर्रेलेवेंट है। स्मृति सहायक। ईंधन 27। प्रश्न 93 आयातित वस्तुओं की परिभाषा। प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 के अनुसार इंपोर्टेड सामान में शामिल है आए भारत के बाहर से भारत में लाया गया सामान। 2 घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियर किया गया सामान। सही जवाब केवल मैं। स्पष्टीकरण, धारा 2(25) आयातित वस्तुओं को इस प्रकार परिभाषित करती है, भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाया गया कोई भी सामान। एक बार जब सामान घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियर हो जाता है तो वो इंपोर्टेड सामान नहीं रह जाता। मुख्य अवधारणा, आयातित सामान घरेलू उपभोग का सामान। प्रश्न 94 ISPM 15 मानक। प्रश्न, ISPM 15 स्टैंडर्ड इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लागू होते हैं। सही जवाब लकड़ी के पैलेट। स्पष्टीकरण, ISPM 15 फाइटोसैनिटरी उपायों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक। लकड़ी की पैकेजिंग सामग्री WPM पर लागू होता है। लकड़ी के पैलेट, क्रेट, डन्नेज इन पर लागू नहीं होता। प्लाईवुड प्रसंस्कृत लकड़ी। लकड़ी का गूदा माल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी। एग्जाम लाइन, ISPM 15 सिर्फ पैकेजिंग वुड। प्रश्न 95 खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही के लिए नोडल मंत्रालय। सही उत्तर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अब मोई FCC पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यह सही क्यों है? भारत खतरनाक कचरे के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट पर बेसल कन्वेंशन का साइन करने वाला देश है।
भारत में बेसल कन्वेंशन को लागू करने के लिए नोडल अथॉरिटी मोई एफसीसी है। खतरनाक कचरे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके तहत कंट्रोल होता है। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम 2016। सभी परमिशन, ऑथराइजेशन और पॉलिसी के फैसले मोई एफसीसी द्वारा हैंडल किए जाते हैं, फाइनेंस द्वारा नहीं। वित्त मंत्रालय गलत क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीआईसी सिर्फ कस्टम्स क्लियरेंस, ड्यूटीज और प्रोसीजर्स को मैनेज करता है। पॉलिसी कंट्रोल और इंटरनेशनल कन्वेंशन की जिम्मेदारियां मोई एफसीसी के पास है। एग्जाम टिप: जब भी किसी सवाल में एनवायरमेंट, वेस्ट, पॉल्यूशन, बेसल कन्वेंशन मोई एफसीसी का जिक्र हो। Q.96 माल के आयात के लिए लागू मूल्यांकन नियम वर्तमान में। सही उत्तर सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नियम 2007। ये सही क्यों है कि नियम रद्द कर दिए गए? अभी लागू नियम ये है: सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नियम 2007। ये नियम WTO वैल्यूएशन एग्रीमेंट को लागू करते हैं और ये नियम देते हैं लेन देन मूल्य विधि, अनुक्रमिक मूल्यांकन विधियां नियम 4 से 9। 1988 रूल्स गलत क्यों है? पुराना हो चुका है और अब लागू नहीं है। 2007 के नियमों से पूरी तरह बदल दिया गया। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? 1963 के नियम पुराने हो चुके हैं। एक्सपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007 सिर्फ एक्सपोर्ट पर लागू, इंपोर्ट पर नहीं। एग्जाम टिप बहुत जरूरी: इंपोर्ट्स 2007 इंपोर्टेड गुड्स रूल्स, एक्सपोर्ट 2007 एक्सपोर्टेड गुड्स रूल्स। प्रश्न 99 आरएमएस द्वारा उत्पन्न बिल ऑफ एंट्री में अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता CCR निर्देश केवल किसके लिए लागू है? विकल्प: आय आयातक, सीमा शुल्क दलाल, सीमा शुल्क अधिकारी। सही जवाब सभी आय 2 और 3। सभी आय 2 और 3 सही क्यों है? एक आयातक। CCR निर्देश अक्सर इनसे जुड़े होते हैं: अनिवार्य प्रमाण पत्र, लाइसेंस बटा अनुमतियां, घोषणाएं बटा वचन। इंपोर्टर कानूनी तौर पर इन नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार है। धारा 46 प्रवेश पत्र, धारा 17 स्वमूल्यांकन। इसलिए इंपोर्टर को CCR निर्देशों का पालन करना होगा। 2 सीमा शुल्क दलाल, कस्टम ब्रोकर इंपोर्टर की ओर से बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है CBLR 2018 रेग 10 के तहत। CB को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। CCR निर्देश फाइलिंग और असेसमेंट के दौरान आते हैं, इसलिए CB को यह करना होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। पक्का करें कि CCR की शर्तें पूरी हों, इसलिए CCR कस्टम्स ब्रोकर पर भी लागू होता है। 3 सीमा शुल्क अधिकारी, CCR निर्देश RMS द्वारा सिस्टम जनरेटेड होते हैं। सही अधिकारी को यह करना होगा। असेसमेंट बटा परीक्षा के दौरान कंप्लायंस वेरीफाई करें। क्लियरेंस से पहले पक्का करें कि CCR की शर्तें पूरी हों। अधिकारी CCR निर्देशों को अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए CCR सीमा शुल्क अधिकारी पर भी लागू होता है। सिर्फ इंपोर्टर गलत क्यों है? CCR केवल सूचनात्मक नहीं है, यह इन पर असर डालता है। फाइलिंग CB, मूल्यांकन और मंजूरी अधिकारी। RMS इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग वर्कफ्लो कंट्रोल है, एडवाइजरी नोट्स नहीं। प्र 104 एक्सपोर्टर का दिखाया गया शिपिंग बिल एक्सपोर्ट किए गए सामान पर चुकाए गए इंटीग्रेटेड टैक्स के रिफंड के लिए एप्लीकेशन माना जाता है जब सही जवाब EGM फाइल किया गया है और फॉर्म GSTR 3B में वैलिड रिटर्न दिया गया है। कानूनी आधार CGST नियम 2017 का नियम 96 1 यह प्रावधान करता है कि तभी माना जाएगा जब एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट EGM फाइल किया जाता है और एक्सपोर्टर ने फॉर्म GSTR 3B में वैलिड रिटर्न दिया है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? लियो दिया गया है सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाजत कंफर्म होती है, रिफंड की योग्यता नहीं। सामान जांच के लिए रजिस्टर किया गया प्रोसेस वाला स्टेप रिफंड ट्रिगर नहीं। जहाज पर लोड किया गया सामान सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट काफी नहीं है। एग्जाम ट्रिक रिफंड EGM प्लस GSTR 3B ये फॉर्मूला याद रखें। प्र 105 कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 47 के तहत इंपोर्टेड सामान के लिए आउट ऑफ चार्ज OOC देने के लिए सही अधिकारी कौन है? सही जवाब मूल्यांकक बटा अधीक्षक। कानूनी आधार कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 47 घरेलू इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस। कस्टम्स मैनुअल और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार OOC दिया जाता है। मूल्यांकन अधिकारी बटा सीमा शुल्क अधीक्षक। असेसमेंट और ड्यूटी पेमेंट के बाद। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? प्रिवेंटिव बटा एग्जामिनर बटा इंस्पेक्टर OOC देने का कोई अधिकार नहीं। डिप्टी बटा असिस्टेंट कमिश्नर सुपरवाइजरी रोल, रूटीन OOC नहीं। कस्टोडियन सिर्फ स्टोरेज संभालता है, कस्टम क्लियरेंस नहीं। एग्जाम मेमोरी हुक मूल्यांकन करता OOC। प्र 106 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन
2018 इन पर लागू होंगे। आय, लाइसेंस कस्टम्स ब्रोकर। 2, लाइसेंस कस्टम्स ब्रोकर द्वारा काम पर रखा गया व्यक्ति। 3, लाइसेंस कस्टम्स ब्रोकर द्वारा काम पर रखा गया व्यक्ति। सही जवाब सभी आय 2 और 3। कानूनी आधार CBLR 2018 का विनियमन 1, 4 कस्टम ब्रोकर और उनके द्वारा काम पर रखे गए या नियुक्त लोगों पर लागू होंगे। पार्शियल ऑप्शन गलत क्यों है? नियम न केवल ब्रोकर पर दायित्व डालते हैं, लेकिन कर्मचारियों, कार्ड होल्डर्स पर भी। लगे हुए लोग, कार्ड होल्डर बटा ऑथराइज स्टाफ। एग्जाम टिप CBLR ब्रोकर प्लस एम्प्लॉय प्लस एंगेज पर्सन। प्रश्न 107 IGM में मामूली संशोधन। सही जवाब सुपरिटेंडेंट मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्णय लिए बिना किए गए। क्यों? IGM आयात सामान्य घोषणा संशोधन धारा 30(3) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 द्वारा शासित होते हैं। छोटे मोटे बदलाव, लिपिकीय गलतियां, टाइपो, रेवेन्यू पर असर न डालने वाले। किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं। सही अधिकारी, आमतौर पर सुपरिटेंडेंट मूल्यांकक, इसकी अनुमति दे सकता है। ACDC द्वारा एडजुडिकेशन केवल बड़े संशोधनों के लिए आवश्यक है, जिनमें शामिल है स्वामित्व में परिवर्तन, राजस्व निहितार्थ, धोखाधड़ी गलत घोषणा। ACDC के रैंक से नीचे नहीं, न्याय निर्णय के बिना गलत। रैंक की स्थिति केवल वहां लागू होती है जहां न्याय निर्णय शामिल होता है। प्रश्न 108 अनंतिम मूल्यांकन के लिए सुरक्षा की मात्रा। CBIC परिपत्र संख्या 382016 सीमा शुल्क। सही जवाब शुल्क अंतर। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18 प्लस CBIC परिपत्र 38/2016। प्रोविजनल असेसमेंट की अनुमति तब दी जाती है जब वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, छूट वगैरह पेंडिंग है। सिक्योरिटी बॉन्ड सिर्फ डिफरेंशियल ड्यूटी, बाजार मूल्य पर नहीं, CIF या कर योग्य मूल्य पर नहीं, मार्केट वैल्यू बटा CIF बटा असेसेबल वैल्यू इरेलेवेंट। सिर्फ प्रोविजन और फाइनल ड्यूटी के बीच का फर्क मायने रखता है। Q.109 मोचन जुर्माना किसके बदले में है? सही जवाब जब्ती। कानूनी आधार धारा 125 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। जब माल जब्त किया जा सकता है, अथॉरिटी रिडेम्पशन की इजाजत दे सकती है। जब्ती के बदले जुर्माना भरने पर। जब्ती कुछ समय के लिए हिरासत। निपटान बटा नीलामी जब्ती के बाद नतीजे। मोचन जुर्माना जब्ती का विकल्प है। 110 शुल्क भुगतान के लिए ब्याज मुक्त अवधि। तथ्य BOI ने 15 मार्च 2019 को फाइल किया। मूल्यांकन 16 मार्च 2019। सही जवाब 18 मार्च 2019 तक। क्यों? धारा 47(2) को धारा 47(1) के साथ पढ़े। इंपोर्टर को असेसमेंट की तारीख से 2 वर्किंग डे मिलते हैं। असेसमेंट की तारीख 16 मार्च 2019 शनिवार। अगले वर्किंग डेज 18 मार्च 2019 सोमवार, 17 मार्च 2019 रविवार, काम नहीं। 16 मार्च 2019 उसी दिन, अनुमति नहीं है। प्रश्न 111 क्या विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात किया जा सकता है? सही जवाब हां, सिर्फ तभी जब DGFT ने लाइसेंस जारी किया हो। क्यों? विदेश व्यापार नीति FTP के तहत प्रतिबंधित सामान पर रोक नहीं है, लेकिन उन्हें आसानी से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें DGFT से वैलिड ऑथराइजेशन बटा लाइसेंस की जरूरत होती है। कस्टम अधिकारी अपनी मर्जी से इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे सकते। कानूनी आधार FT-D&R अधिनियम 1992 की धारा 3। FTP ITC HS वर्गीकरण। कस्टम्स सिर्फ FTP लागू करता है, DGFT लाइसेंसिंग को कंट्रोल करता है। गलत विकल्प। हां, कस्टम कमिश्नर की पहले से इजाजत लेकर कमिश्नर के पास FTP को ओवरराइड करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न 112 क्या कोई आयातक अंतिम मूल्यांकन लंबित रहने तक ब्याज के भुगतान से बचने के लिए स्वेच्छा से शुल्क का भुगतान कर सकता है? सही उत्तर हां। क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18(1)(a) के तहत अनंतिम मूल्यांकन की अनुमति है। इंपोर्टर अपनी मर्जी से ड्यूटी जमा कर सकता है। धारा 18(3) के तहत ब्याज केवल अंतिम मूल्यांकन के बाद देय अंतर शुल्क पर लागू होता है। व्यावहारिक तर्क अगर इंपोर्टर ड्यूटी जल्दी पे करता है, कोई कम भुगतान वाला कर्तव्य नहीं, इसलिए ब्याज की देनदारी से बचा जाता है या उसे कम किया जाता है। द्वारा समर्थित CBIC परिपत्र और स्थापित विभागीय अभ्यास। गलत विकल्प। नहीं, गलत है, क्योंकि अपनी मर्जी से पेमेंट करना कानूनी तौर पर मंजूर है। Q.113 निम्न में से कौन सी एक पुरस्कार योजना है? सही उत्तर मेज और सेस। क्यों? योजना, प्रकृति, अग्रिम प्राधिकरण, शुल्क छूट, पुरस्कार नहीं, DFIA, निर्यात पश्चात शुल्क छूट।
मेस बटा सेस, पुरस्कार बटा प्रोत्साहन योजनाएं। मेस और सेस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स प्रदान करते हैं। ये एक्सपोर्ट रिवॉर्ड है, इंपोर्ट सुविधा स्कीम नहीं। मुख्य परीक्षा ट्रिक, रिवॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बाद दिया गया फायदा। प्रश्न 114 ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्व आधारित है। सही उत्तर, आयात पर शुल्क बचाया गया। आपने सही जवाब दिया। क्यों? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ईओ, बचाई गई ड्यूटी का मल्टीपल। इस पर आधारित नहीं। आयात मूल्य केवल बीसीडी, केवल आईजीएसटी। प्रश्न 115 सीमा शुल्क के आस्थगित भुगतान की सुविधा किस श्रेणी के आयातक को प्रदान की जाती है? सही उत्तर एईओटी 2। क्यों? आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियम 2016 द्वारा शासित होता है। रूल 4 के अनुसार यह सुविधा सिर्फ उन इंपोर्टर्स के लिए उपलब्ध है जो एईओटी 2, एईओटी 3 और बाद में इसे असल में एईओलो बटा एईओसी तक बढ़ाया गया। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? एसईपी एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम, एसईपी को बंद कर दिया गया है और एईओ में मिला दिया गया है। एईओ सामान्य, केवल एईओटी एक योग्य नहीं है। डीपीडी डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी एक लॉजिस्टिक सुविधा है, न कि शुल्क आस्थगन योजना। परीक्षा टेकवे, स्थगित शुल्क केवल एईओटी 2/3। क्यू डॉट 116 किसी महीने की 1 से 15 तारीख तक भुगतान के लिए लौटाए गए बीई के लिए शुल्क का भुगतान किस दिन तक करना होता है? सही जवाब महीने का 16वां दिन। कानूनी आधार आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियम 2016 के नियम 6(1)(a) के अनुसार बिल ऑफ एंट्री की अवधि, भुगतान की नियत तिथि 1 से 15वीं तक, उसी महीने की 16 तारीख, 16वें से अंतिम दिन, अगले महीने की 1 तारीख। 17वां गलत क्यों है? नियम में 16वें दिन तक भुगतान किया जाएगा वाक्यांश का उपयोग किया गया है। नियमों में कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया गया है। परीक्षा जाल, जब तक साफ तौर पर न बताया गया हो बफर दिन न जोड़े। प्रश्न 119 न्हावा शेवा से आईसीडी तुगलकाबाद तक माल ढुलाई। सवाल, सामान न्हावा शेवा पोर्ट पर इंपोर्ट किया जाता है और आईसीडी तुगलकाबाद तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या न्हावा शेवा से आईसीडी तक के फ्रेट अमाउंट को असेसेबल वैल्यू में जोड़ा जाएगा? सही उत्तर नहीं। कानूनी कारण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के तहत मूल्यांकन योग्य मूल्य में सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के नियम 10 के साथ शामिल है। माल की लागत, आयात स्थान तक माल ढुलाई, आयात स्थान तक बीमा, आयात का स्थान आयात बंदरगाह न्हावा शेवा, इंपोर्ट के बाद का इनलैंड फ्रेट न्हावा शेवा आईसीडी तुगलकाबाद असेसेबल वैल्यू में शामिल नहीं है। 20% फॉप गलत क्यों है? फॉप का 20% सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब असली फ्रेट उपलब्ध ना हो और सिर्फ इंपोर्ट की जगह तक, उससे आगे नहीं। 120 सेकेंड हैंड वस्तुओं का आयात पूंजीगत वस्तुओं के अलावा। प्रश्न, क्या कैपिटल गुड्स के अलावा सेकेंड हैंड सामान भारत में इंपोर्ट किया जा सकता है? सही जवाब हां, डीजीएफटी द्वारा जारी ऑथराइजेशन के तहत। नीति स्थिति एफटीपी और आईटीसी एचएस के अनुसार सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स फ्री में इंपोर्ट किया जा सकता है, शर्तों के अधीन। कैपिटल गुड्स के अलावा सेकेंड हैंड सामान रिस्ट्रिक्टेड। प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए डीजीएफटी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। फ्रीली इंपोर्टेबल गलत क्यों है? सिर्फ कैपिटल गुड्स को ही फ्री इंपोर्ट स्टेटस मिलता है, दूसरे सेकंड हैंड सामान पर रोक है, मना नहीं है। क्यू डॉट 121 वस्तुवार आयात नीति किसके अंतर्गत दी गई है? प्रश्न, आइटम के हिसाब से इंपोर्ट पॉलिसी किसके तहत दी गई है? सही जवाब आईटीसी एचएस। स्पष्टीकरण, आईटीसी एचएस कोड के अनुसार क्लासिफिकेशन देता है। इंपोर्ट पॉलिसी बताता है मुक्त, वर्जित, निषिद्ध, काय। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी क्यों नहीं? एफटीपी में बड़ा फ्रेमवर्क और स्कीम तय की गई है। आइटम वाइज पॉलिसी सिर्फ आईटीसी एचएस के जरिए नोटिफाई की जाती है। प्रश्न 122 ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक निर्धारित करने वाला प्राधिकरण। प्रश्न, ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर द्वारा तय की जाती है। सही जवाब क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क गृह जहां से माल निर्यात किया जाता है। कानूनी आधार, ड्रॉबैक नियम 2017 के नियम 6 और 7 के तहत ब्रांड रेट कस्टम कमिश्नर बटा ड्रॉबैक सेक्शन द्वारा तय किया जाता है। निर्यातक सीमा शुल्क सदन, सेंट्रल एक्साइज बटा जीएसटी अथॉरिटी गलत क्यों है? जीएसटी के बाद ड्रॉबैक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कस्टम्स के पास है। ब्रांड रेट तय करने में एक्साइज जीएसटी अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होती। प्रश्न 123 भारत में निर्मित नहीं किए गए सामानों के लिए धारा 75 के तहत शुल्क वापसी। सवाल, क्या कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक उन सामानों के एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध है जो भारत में नहीं बने हैं? सही जवाब नहीं। क्यों? सेक्शन 75 सिर्फ इन पर ही वापसी की इजाजत देता है।
भारत में सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड इनपुट जिन्हें बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस तरह से ट्रेड किया गया सामान यानी बिना बनाए इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट किया गया सेक्शन 75 के तहत एलिजिबल नहीं है। बिना मैन्युफैक्चर किए इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट के लिए राहत धारा 74 पुनः निर्यात वापसी के तहत उपलब्ध है, धारा 75 के तहत नहीं। परीक्षा कीवर्ड धारा 75 के तहत भारत में निर्माण अनिवार्य है। प्रश्न 124 आईटीसी एचएस क्या है? सही जवाब आयात व्यापार वर्गीकरण। स्पष्टीकरण आईटीसी एचएस सामंजस्यपूर्ण प्रणाली पर आधारित आयात व्यापार वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। इंपोर्ट पॉलिसी फ्री बटा रिस्ट्रिक्टेड बटा प्रोहिबिटेड। लाइसेंसिंग आवश्यकताएं इससे कंफ्यूज न हो। जीएसटी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्लासिफिकेशन यानी आईटीसी एचएस एक्सपोर्ट शेड्यूल। सीबीएलई के लिए हमेशा याद रखें आईटीसी एचएस डीजीएफटी आयात नीति वर्गीकरण। प्रश्न 125 अंतिम मूल्यांकन के बाद ब्याज। सवाल फाइनल असेसमेंट के बाद पेमेंट होने वाली रकम पर इंपोर्टर को किस तारीख से इंटरेस्ट देना होगा? सही जवाब उस महीने की पहली तारीख से जिसमें ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 18(3)। अगर फाइनल असेसमेंट के बाद ड्यूटी देनी पड़ती है, ब्याज पिछली तारीख से कैलकुलेट किया जाता है, फाइनलाइजेशन की तारीख से नहीं। यह एक पसंदीदा सीबीएलई ट्रैप सवाल है। प्रश्न 126 चमड़े की जैकेट का वर्गीकरण। सही जवाब अध्याय 42। चैप्टर 42 क्यों? चैप्टर 42 में शामिल है चमड़े की वस्तुएं, चमड़े के परिधान और वस्त्र सहायक उपकरण। लेदर जैकेट टेक्सटाइल गारमेंट नहीं है। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? चैप्टर 50 सिल्क, चैप्टर 45 कॉर्क, चैप्टर 52 कॉटन। परीक्षा टिप अगर जैकेट लेदर की है तो चैप्टर 42 पर जाएं, कपड़ों के चैप्टर 61/62 पर नहीं। क्यू 127 टैरिफ वैल्यू द्वारा तय की जाती है। सही जवाब सीबीआईसी। क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14(2) केंद्र सरकार को टैरिफ मूल्य तय करने का अधिकार देती है। इस पावर का इस्तेमाल सीबीआईसी नोटिफिकेशन पहले सीबीईसी के जरिए किया जाता है। एफटीपी पॉलिसी से डील करता है, वैल्यूएशन से नहीं। वाणिज्य मंत्रालय टैरिफ मूल्य अधिसूचना जारी नहीं करता है। परीक्षा याद रखने की टिप टैरिफ मूल्य धारा 14(2) सीबीआईसी अधिसूचना। क्यू 128 कस्टम ब्रोकर द्वारा असेस्ड बिल ऑफ एंट्री और ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को रखने का समय। सही जवाब 5 साल। कानूनी आधार विनियमन 11(e) सीबीएलआर 2018। बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन और पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के साथ पढ़े। कस्टम ब्रोकर के पास ये चीजें होनी चाहिए। बिल ऑफ एंट्री की मूल्यांकित प्रति, मूल सहायक दस्तावेज, क्लियरेंस की तारीख से 5 साल के लिए। 3 साल गलत है, आम जाल। परीक्षा याद रखने की टिप सीबीएलआर रिकॉर्ड कीपिंग हमेशा 5 साल। क्यू 129 संबंधित सेलर से सैंपल और प्रोटोटाइप के इंपोर्ट से जुड़े मामलों को एसवीबी द्वारा जांच के लिए नहीं लिया जाएगा। सही जवाब बिना किसी शर्त के सही। क्यों? एसवीबी पर सीबीआईसी परिपत्र के अनुसार आयात नमूने प्रोटोटाइप यहां तक कि संबंधित पार्टियों को भी एसवीबी जांच से बाहर रखा गया है। कोई शर्त नहीं, कोई वैल्यू लिमिट नहीं, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन। परीक्षा याद रखने की टिप सैंपल और प्रोटोटाइप कोई एसवीबी नहीं, बस। क्यू 130 क्या कोई इंपोर्टर सामान का टाइटल छोड़ सकता है और उसे छोड़ सकता है? सही उत्तर हां, सही अधिकारी के क्लियरेंस का ऑर्डर देने से पहले। कानूनी आधार धारा 23(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962। स्थितियां छोड़ना इससे पहले होना चाहिए। घरेलू खपत के लिए ऑर्डर या गोदाम के लिए आदेश। एक बार क्लियरेंस ऑर्डर पास हो जाने के बाद छोड़ने की इजाजत नहीं है। परीक्षा याद रखने की टिप सेक्शन 23 विनाश बटा परित्याग क्लियरेंस ऑर्डर से पहले। प्रश्न 131 आईजीएम संशोधन की प्रक्रिया। प्रश्न आईजीएम संशोधन की प्रक्रिया यह प्रावधान करती है कि सही जवाब फैसला सिर्फ बड़े बदलावों के मामलों में होता है। यह सही क्यों है? आईजीएम इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट अमेंडमेंट कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 30 और सीबीआईसी के निर्देशों के तहत आते हैं। संशोधनों को इस तरह बांटा गया है। छोटे मोटे बदलाव क्लर्क की बटा टाइपिंग की गलतियां, बड़े बदलाव असेसमेंट, ड्यूटी या लायबिलिटी पर असर डालने वाले। मुख्य नियम संशोधन का प्रकार। क्या फैसला जरूरी है? मामूली संशोधन नहीं, प्रमुख संशोधन हां। इसलिए सभी मामलों में एडजुडिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ बड़े बदलावों के लिए है।
आपका चुना हुआ ऑप्शन गलत क्यों था? इसमें सभी मामलों में न्याय निर्णय की आवश्यकता होती है। गलत, क्योंकि मामूली संशोधनों को न्याय निर्णय के बिना ही अनुमति दी जाती है। प्रश्न 133 अग्रिम प्राधिकरण में ईओडीसी। प्रश्न एडवांस ऑथराइजेशन के संबंध में ईओड का मतलब क्या है? सही जवाब निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र। अवधारणा स्पष्टता। एफटीपी और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत इंपोर्टर को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ईओ पूरा करना होगा। ईओ पूरा होने के बाद डीजीएफटी कंप्लायंस कंफर्म करते हुए ईओड जारी करता है। अर्थ ईओड निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र। आपका चुना हुआ ऑप्शन गलत क्यों था? शुल्क और उपकर के लिए निर्यात आदेश। एफटीपी या कस्टम्स कानून के तहत इस शब्द का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। प्रश्न 135 विधिक माप विज्ञान पैकेज कमोडिटीज नियम 2011। सवाल इंपोर्टेड खाने की चीजों के पैकेज पर इनमें से क्या बताना जरूरी है? सही जवाब बार कोड या क्यूआर कोड। आपका चुना हुआ ऑप्शन गलत क्यों था? उत्पत्ति बटा निर्माण के देश का नाम। यह लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज नियम 2011 के तहत अनिवार्य नहीं है। ये एफएसएसआई बटा सीमा शुल्क बटा व्यापार नीति के तहत आवश्यक हो सकता है, लेकिन एलएमपीसी नियमों के तहत नहीं। एलएमपीसी के तहत जरूरी घोषणाओं में शामिल है निर्माता पैकर आयातकर्ता का नाम और पता, शुद्ध मात्रा, एमआरपी, निर्माण की तिथि बटा इससे पहले सर्वोत्तम, बारकोड बटा क्यूआर कोड संशोधन के बाद अनिवार्य। इसलिए बारकोड बटा क्यूआर कोड कानूनी रूप से सही उत्तर है। प्रश्न 136 टिकाऊ कंटेनरों पर सीमा शुल्क। सवाल क्या ड्यूरेबल कंटेनर पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है जिसमें सामान इंपोर्ट किया जाता है? सही जवाब नहीं, बशर्ते कंटेनर को 6 महीने या ज्यादा समय के अंदर फिर से एक्सपोर्ट किया जाए और बॉन्ड पूरा किया जाए। हां, गलत क्यों है? टेम्पररी इंपोर्ट माना जाता है। कोई ड्यूटी पहले से नहीं देनी होगी बशर्ते बांड का निष्पादन, निर्धारित समय के भीतर पुनर्निर्यात, कानूनी आधार, सेक्शन 20 कस्टम्स एक्ट प्लस संबंधित सीबीआईसी नोटिफिकेशन, Q.137 वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री के लिए बॉन्ड राशि। सवाल वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री पेश करते समय जमा किए जाने वाले बॉन्ड की कीमत क्या है? सही जवाब तय ड्यूटी के 3 गुना के बराबर बॉन्ड। कंसाइनमेंट की वैल्यू गलत क्यों है? वेयरहाउसिंग बॉन्ड ड्यूटी लिंक्ड है, वैल्यू लिंक नहीं। रेवेन्यू की सुरक्षा के लिए ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड जरूरी है। कानूनी आधार कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 59। प्रश्न 140 व्यवसाय का पूर्ण रूप क्या है? आपका मार्क किया हुआ जवाब गलत, भारतीय खाद्य मानक एवं सुरक्षा प्राधिकरण। सही उत्तर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। क्यों? फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के सेक्शन 4 के तहत इस कानूनी संस्था का नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई। परीक्षा में क्रम मायने रखता है। मानक और सुरक्षा, सुरक्षा और मानक। एग्जाम टिप, मेमोरी ट्रिक। पहले सेफ्टी के बारे में सोचें, फिर स्टैंडर्ड्स के बारे में सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। प्रश्न 141 सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018 के अंतर्गत जुर्माना। सवाल सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपका मार्क किया हुआ जवाब गलत, केवल सीमा शुल्क दलाल। सही उत्तर कस्टम ब्रोकर और या इंपोर्टर एक्सपोर्टर और या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर। कानूनी आधार सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018 का विनियमन 9। कोई भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या कस्टम ब्रोकर जो इन रेगुलेशंस को तोड़ता है उसे एक्ट के तहत पेनल्टी देनी होगी। आपका जवाब गलत क्यों है? नियम सिर्फ कस्टम ब्रोकर तक ही पेनल्टी सीमित नहीं करते हैं, व्यापक और समावेशी है। सही परीक्षा लॉजिक जब नियम कोई भी व्यक्ति बटा कई कैटेगरी कहते हैं, सबसे समावेशी विकल्प चुनें। प्रश्न 142 सवाल क्या बिल ऑफ एंट्री जहाज के आने से दिन पहले तक पेश किया जा सकता है? आपका जवाब 14 दिन। सही जवाब 30 दिन। कानूनी आधार धारा 46(3) सीमा शुल्क अधिनियम 1962। बिल ऑफ एंट्री जहाज या हवाई जहाज के आने से 30 दिन पहले कभी भी पेश किया जा सकता है। परीक्षा टिप, एडवांस बिल ऑफ एंट्री 30 दिन। सेक्शन 46 के तहत 14 दिनों का कोई मतलब नहीं है, याद रखें। एडवांस फाइलिंग विंडो 30 दिन। प्रश्न 143 प्रश्न जब्त माल की प्रोविजन रिहाई की इजाजत किसके द्वारा दी जा सकती है? आपका जवाब इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स। सही जवाब न्यायाधिकरण। कानूनी आधार धारा 110 से सीमा शुल्क अधिनियम 1962। फैसले तक
फैसले देने वाली अथॉरिटी द्वारा कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। इंस्पेक्टर गलत क्यों है? इंस्पेक्टर सेक्शन 110 के तहत सामान जब्त कर सकता है, लेकिन अनंतिम रिहाई का आदेश नहीं दे सकते। रिहाई में न्यायिक विवेक शामिल है, इसलिए केवल न्यायाधिकरण। परीक्षा नियम। जब्ती ऑफिसर, प्रोविजन रिलीज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। प्रश्न 144। सवाल, सेक्शन 27 के तहत रिफंड मंजूर करने का टाइम क्या है जिसके बाद डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट देना होगा? आपका जवाब 1 महीना। सही जवाब 3 महीने। कानूनी आधार, धारा 27A सीमा शुल्क अधिनियम 1962। एप्लीकेशन मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर रिफंड नहीं दिया जाता है तो ब्याज देना होगा। मुख्य अंतर, बहुत महत्वपूर्ण। प्रावधान, समय सीमा, रिफंड आवेदन दाखिल करना 1 वर्ष, बिना ब्याज के मंजूरी 3 महीने के बाद दे ब्याज 3 महीने। धारा 27 में कहीं भी 1 महीना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न 145। आपने सीबीआईसी का सही जवाब दिया। इंपोर्टेड सामान के लिए एक्सचेंज रेट सीबीआईसी द्वारा सेक्शन 14 के तहत नोटिफाई किया जाता है। प्रश्न 137। 3 महीने से अधिक विलंबित रिफंड पर ब्याज दर। सवाल, अगर फाइनल असेसमेंट की तारीख से रिफंड में 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है तो कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? सही उत्तर 6% प्रति वर्ष, 0.06। आपका जवाब 12%, 0.12। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27। स्पष्टीकरण, अगर ड्यूटी का रिफंड 3 महीने के अंदर नहीं दिया जाता है, धन वापसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख या अंतिम मूल्यांकन की तिथि जैसा लागू हो, तो इंपोर्टर को 6% सालाना ब्याज देना होगा। कस्टम्स रिफंड के लिए सेक्शन 27A के तहत 12%, 15%, 18% लागू नहीं होते हैं। परीक्षा टिप, कस्टम रिफंड इंटरेस्ट 6%। जब तक सवाल में खास तौर पर किसी खास नोटिफिकेशन का जिक्र न हो, नहीं तो हमेशा 6%। 148 माल की जब्ती के बाद स्वामित्व। सवाल, एक बार सामान जब्त हो जाने के बाद मालिकाना हक किसका हो जाता है? सही उत्तर सरकार। आपका जवाब, ओनरशिप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 126। स्पष्टीकरण, एक बार जब सामान कस्टम्स एक्ट के तहत जब्त हो जाता है तो वे पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित। मूल स्वामी सभी अधिकार खो देता है, भले ही रिडेम्पशन फाइन बाद में दिया जाता है। ओनरशिप पहले सरकार के पास होती है। याद रखने वाली मुख्य लाइन एग्जाम गोल्ड, जब्त किया गया माल केंद्र सरकार में निहित होगा। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, इस YouTube चैनल पर सभी कंटेंट जिसमें वीडियो, ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स और टेक्स्ट शामिल है, इस चैनल के मालिक की कॉपीराइट प्रॉपर्टी है जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। बिना पहले से लिखी हुई इजाजत के इस कंटेंट की बिना इजाजत कॉपी करना, दोबारा बनाना, दोबारा बांटना, दोबारा अपलोड करना या इस्तेमाल करना पूरा या कुछ हिस्सा पूरी तरह मना है और इसके लिए लागू कॉपीराइट कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया कुछ मटेरियल कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 107 के तहत एजुकेशनल, इंफॉर्मेशन या फेयर यूज के मकसद से हो सकता है। जहां भी लागू हो, संबंधित मालिकों को क्रेडिट दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कृपया हमारे काम को सपोर्ट करने और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने में हमारी मदद करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए जानकारी वाले और काम के वीडियो बनाते रहने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।